स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं वो हमारी पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर है और चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन अकाउंट। डिसोल्यूशन अकाउंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो अकाउंट बनाना पड़ता है डिसोल्यूशन चैप्टर में, उस अकाउंट का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट से डिफर है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जहाँ पर हम एसेट और लायबिलिटीज़ की करंट वैल्यू और उसकी बेस वैल्यू में क्या चेंज आया है इसको ऑब्जर्व करके प्रॉफिट और लॉस, गेन या लॉस निकालते थे, वैसे ही रियलाइजेशन में हम नहीं करते। रियलाइजेशन हमारा तब बनना है जब हमारा बिजनेस बंद हो चुका है, सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज़ को हमें पे ऑफ कर देना है। लायबिलिटीज़ हमें पे ऑफ कर देनी है और एसेट हमें सेल आउट कर देने हैं। हमें कुछ भी नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? क्योंकि अब हमें बिज़नेस को कंटिन्यू नहीं करना है, अब हमारा बिज़नेस बंद हो चुका है। इसके लिए हम जो अकाउंट बनाते हैं एसेट और लायबिलिटीज़ को ख़त्म करने के लिए, वो अकाउंट है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। अकाउंट बहुत ही सिंपल है। पुरानी हमारी बैलेंस शीट में जितने भी एसेट और थर्ड पार्टी लायबिलिटीज़ गिवन है, उन सभी थर्ड पार्टी लायबिलिटीज़ कौन सी होती है? थर्ड पार्टी लायबिलिटीज़ होती है बिजनेस और पार्टनर को छोड़कर जितने की भी लायबिलिटी होती है वो सारी लायबिलिटी हमारी थर्ड पार्टी लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो फॉर्मेट में हमें सबसे पहले क्या करना है कि जितने भी हमारे एसेट्स गिवन हैं बैलेंस शीट के अंदर, उन सभी एसेट्स को हमें यहाँ पर लिखना है। ये पार्ट है, ध्यान रखना है। हमें कैश, बैंक, पीएनएल का डेबिट बैलेंस और फिक्टिशियस एसेट्स या लोन टू पार्टनर नहीं लिखना। अगर इनमें से कोई भी आइटम बैलेंस शीट की एसेट साइड पर लिखा है तो वो हमें यहाँ पर नहीं लिखना। नेक्स्ट वन इज we have to transfer all the liabilities from our balance sheet to our credit side of the realization account, but except partners loan, because partner loan is a liability of a particular partner, and accumulated profit, because we learned before that accumulated profit we distribute in partners in their all profit sharing ratio in the capital account. So accumulated profit also we do not show here in realization account. तो जितने भी एसेट हैं सबसे पहले तो वो हमें यहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट पार्टी जितनी लायबिलिटी है वो हमें यहाँ पर लिखनी है, थर्ड पार्टी लायबिलिटी। अब जितनी लायबिलिटी हमारी हम पे ऑफ कर रहे हैं, जितनी लायबिलिटीज़ का हम भुगतान कर रहे हैं, वो सारा भुगतान हमें यहाँ पर करना है और हेडिंग में लिखना है कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, और जो जो हम पेमेंट करते हैं वो पेमेंट यहाँ पर लिखना है। ये हमारा थर्ड पार्ट है। बैंक से किया जाने वाला जितना भी भुगतान है वो हमें यहीं पर लिखना है। जैसे हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं पेमेंट टू रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी एंड एक्सपेंसेस। अगर पेमेंट हमारे बैंक से जा रहा है एक्सपेंसेस का तो वो भी हमें यहीं पर लिखना है। नाउ नेक्स्ट वन इज जो भी हमारे एसेट्स रिलीज हो रहे हैं उन सब का अमाउंट यहाँ पर हमें लिखना है। ये और हेडिंग डालनी है हमें कैश या बैंक अकाउंट। इससे पहले अगर हमारे पास किसी भी तरह का प्रोविज़न ऑफ एसेट है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है, या फिर रिजर्व फॉर एसेट है जैसे लाइफ पॉलिसी फंड या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड, वो भी हमारा इसी साइड पर हम लिखेंगे। ये सारे वो आइटम हैं जो कि लायबिलिटी साइड के थे लेकिन थर्ड पार्टी नहीं है। अगर ये साइड ज़्यादा आती है क्रेडिट साइड, तो प्रॉफिट हम यहाँ पर लिखेंगे और प्रॉफिट को हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ये देखिए, और अगर ये साइड ज़्यादा आती है तो हमारा लॉस ज़्यादा है, हम लॉस कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? पार्टनर के कैपिटल या फिर पार्टनर के करंट अकाउंट में। इसी से रिलेटेड हमारी कुछ जनरल एंट्रीज होगी, आइए देखते हैं। तो एक क्वेश्चन हम उठाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास 3 पार्टनर हैं ए, बी, सी, और उनकी पुरानी बैलेंस शीट गिवन है। तीनों पार्टनर की जो रेशियो है दैट इज 2:1:1। ऑल बैलेंस शीट में हमारे पास देखिए क्रेडिटर्स गिवन है, जो हमारे कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट तो पार्टनर को शो करता है, तो ये हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं होगी। और ये जो भी हमारी चीज़ें लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, गुडविल, कैश को छोड़कर और फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़कर हमें सारी की सारी कहाँ लिखनी है? रियलाइजेशन में लिखनी है।
एक बार मैं जल्दी से ये पढ़ता हूँ आपके लिए कि क्या इसमें एडजस्टमेंट लिखी हुई है। एडजस्टमेंट है द फर्म आर डिसॉल्व एंड एसेट्स रियलाइज। कितने का एसेट बिके? गुडविल बिकी है 20,000 की, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख की, प्लांट 50,000 का, मोटर कार 28,000, डेब्टर 50% ऑफ द बुक वैल्यू। 48 के थे डेब्टर, कितने के बिके? 50% के। रियलाइजेशन एक्सपेंस है हमारे 2,000। अब यहाँ पे कहीं नहीं कहा गया कि हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया। देखिए थर्ड पार्टी लायबिलिटी चाहे वो कहे क्वेश्चन में या ना कहे, हमें पेमेंट हमेशा ही करना है। ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। वेल मैं जितने भी एसेट हैं जब मैं उन्हें राइट ऑफ करूँगा तो एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, और जब मैं उन्हें राइट ऑफ करूँगा तो वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे क्रेडिट। सारे क्रेडिट पे चले जाएंगे, रियलाइजेशन टू क्रेडिट, ये हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी। इनका जो भी टोटल बैलेंस है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा डेबिट साइड पर। ठीक है, क्रेडिटर्स को जब मैं ट्रांसफ़र करूँगा, क्रेडिटर्स का बैलेंस क्रेडिट होता है। जब मैं ट्रांसफ़र करूँगा, उन्हें राइट ऑफ करूँगा, ख़त्म करूँगा, तो उनका बैलेंस हो जाएगा डेबिट, और ट्रांसफ़र एंट्री कहाँ चली जाएगी? रियलाइजेशन के नाम पर। ठीक, अब ये कहाँ से आया है कैश? एक बार हम पहले देखते हैं रियलाइजेशन का अकाउंट। देखिए जो भी एसेट मुझे दिए हुए थे वो सारे एसेट मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, और एसेट्स लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लायबिलिटी भी लिख ली है। अब जितने के भी एसेट बिके हैं मुझे अकाउंट हेड में डालना है कैश अकाउंट, क्योंकि बैलेंस शीट में कैश का अकाउंट दिया हुआ है, और सारे के सारे एसेट जितने के बिके हैं ये वैल्यू से मुझे अब कुछ नहीं लेना, मुझे जितने के बिके हैं वो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी, ये मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ था। जब मैं क्रेडिटर्स का भुगतान करूँगा तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टू कैश अकाउंट क्रेडिटर्स का पे ऑफ कर दिया। इसके सिवा मैंने एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो एक्सपेंसेस में भी मेरे पास से पैसा जाएगा, कैश से पेमेंट करूँगा तो कैश अकाउंट टू ब्रैकेट में मैं इसको नोटिस करूँगा एक्सपेंस 2,000। देखिए सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं। ठीक है, सिंपल सा स्टेप है। पहला स्टेप था सारे एसेट्स लिखने, दूसरा स्टेप था सारी की सारी लायबिलिटी लिखनी, तीसरा स्टेप था एसेट्स का भुगतान करना, एसेट्स को बेचना, और फोर्थ स्टेप था ये क्रेडिटर्स का भुगतान करना, उनको पे ऑफ कर देना। कोई और एक्स्ट्रा खर्चा है तो उसका पेमेंट करना, और पेमेंट करने के बाद अब मुझे इस साइड का टोटल करना है, इस साइड का टोटल करना है। अगर ये साइड का टोटल ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है मेरा क्या आएगा? मेरा आएगा प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट में कैसे बांटूंगा? पुराने पार्टनर्स की पुरानी रेशियो में जो क्वेश्चन में गिवन है उसमें डिवाइड कर दूंगा। तो देखिए कैश में कितने के कैश गया, एसेट्स बिकने के बाद कितने का कैश आया मेरे पास? 2,22,000। तो इसकी मुझे एंट्री करनी पड़ेगी। जब मैं एसेट्स को रिलीज़ करता हूँ तो एंट्री आएगी, कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट। इसी तरह रियलाइजेशन देखिए एक्सपेंसेस का और क्रेडिटर्स का जब मैं करता हूँ क्रेडिटर्स का, तो मेरे पास एक मिनट, हाँ मेरे पास ये एंट्री आएगी रियलाइजेशन टू कैश। जब मैं क्रेडिटर्स का पेमेंट करता हूँ कैश जा रहा है मेरे पास से। एक्सपेंस जब मैं पे करता हूँ तब भी मेरे पास से कैश जा रहा है। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा है? लॉस बचा है। तो जो लॉस है मेरा, क्योंकि मेरी डेबिट साइड की कॉलम इसमें ज़्यादा आई होगी, ठीक है, तो लॉस आया है। तो लॉस मेरा कितना है? 48,000, और लॉस मैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। जब मैं लॉस ट्रांसफ़र करूंगा पार्टनर के कैपिटल में, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस होने की वजह से वो डेबिट बैलेंस पर आ जाएगा, और एंट्री पास होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये एंट्री कैपिटल अकाउंट के बनाने के बाद आएगी। आज हमने जो सीखा वो सीखा है केवल रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। ओके बेटा, थैंक यू।